नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया दिल्ली पुलिस पेपर एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आपके दिल्ली पुलिस के पेपर आयोजित कराए गए थे 2020 में, तो उनमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप मेरे साथ मिलकर के हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका प्रथम आपने कर लिया है, इसमें पेपर एनालिसिस हमने पढ़ा उसमें, और इसी क्रम में आपका द्वितीय पेपर एनालिसिस है, इसे आप पढ़ेंगे मेरे साथ। तो आप देखेंगे जो दिल्ली पुलिस में आपके क्वेश्चन पूछे गए, तो उनमें जो आपके क्वेश्चन पूछे गए, कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए और कहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए, उनका क्या विवरण है, उनका क्या विस्तार है, वो आप इस क्लास में कवर करेंगे सभी। तो उसी पेपर में से आपका प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है, और प्रथम क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आपको बताना है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। ऋग्वेद आप पढ़ते हैं जी, ऋग्वेद वेद आपने पढ़े होंगे। वेद की कुल संख्या कितनी है? वेद की कुल संख्या आपकी 4 है, और आप पढ़ते हैं वेद की कुल संख्या कितनी है? 4। इनमें सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पुराना वेद कौन है? आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। आप याद रखेंगे। उसके बाद जो ऋग्वेद आप पढ़ते हैं, ऋग्वेद में आप पढ़ते हैं कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने? कुल मंडल आप पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाएगा कुल सूक्त कितने ऋग्वेद में? कुल सूक्त की संख्या कितनी है? कुल सूक्त। और आपसे पूछा जाएगा कुल मंत्र कितने? ये आपको याद रखना है, कुल सूक्त, कुल मंत्र और कुल मंडल। अब यहां से आप जानेंगे जी कुल मंडल कितने? कुल मंडल आप याद रखेंगे, यहाँ पे 10 मंडल। आपसे पूछे कुल सूक्त कितने? 1028। और आपसे पूछे कुल मंत्र कितने? 10,580। पहले हम पढ़ते थे 10,462, लेकिन बाद में जोड़े गए 118 बाद में ऐड किए गए, इसलिए इनकी कुल संख्या बनती है आपकी 10,580। और आपसे पूछे सूक्त पहले कितने थे? 1017 थे, बाद में हमने कितने जोड़े? आपको याद रखना है 111 हमने बाद में जोड़े। कितने जोड़े? 111। तो सॉरी 1017। तो 1017 के बाद हम पढ़ते हैं जी 1017, इसे आप पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने 11 बाद में जोड़े, तो इनकी कुल संख्या कितनी बनती है? 1028। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो आप पढ़ते हैं मंडल। मंडल की संख्या जो आपकी कितनी है टोटल? मंडल की कुल संख्या आपकी पढ़ते हैं कि मंडल की कुल संख्या कितनी है? 10। टोटल संख्या कितनी है आपके? 10। 10 में से आप याद रखेंगे, जैसे आप पढ़ते हैं कि तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? तीसरा याद रखेंगे। एक आपका 7वां मंडल याद रखेंगे, 7वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? एक आप याद रखेंगे 9वां मंडल, और एक आप याद रखेंगे 10वां मंडल। ये आपके मेन मंडल हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक बार देख लेंगे तीसरे मंडल में, अगर आपसे पूछ रहा है तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। कौन से मंत्र है? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र आपका, इसका उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है। 7वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? 7वें मंडल में, 7वें मंडल में आप याद रखेंगे 7वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? आप पढ़ते हैं 10 राग युद्ध। कौन सा युद्ध है आपका? 10 राग युद्ध का जो विवरण है वो कौन से मंडल मिलता है? आपका 7वें मंडल में। आपसे पूछे देवता सोम का उल्लेख, देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल मिलता है? देवता सोम। प्रकृति का जो देवता है आपका, वनस्पति का देवता, देवता सोम है, तो इसका उल्लेख कौन से मंडल? 9वें मंडल में। और 4 वर्णीय समाज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका आपका वर्णन कौन से मंडल मिलता है? 4 वर्णीय समाज। तो 4 वर्णीय समाज का जो वर्णन है आप याद रखें कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में। 10 राग युद्ध का मंडल 7वें मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो आप याद रखें गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य, या आप पढ़ते हैं सविता। क्या है आपका? सूर्य या सविता देवता को समर्पित है। कौन सा आपका मंत्र है? गायत्री मंत्र। तो क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 3। जो तीसरा आपका मंडल है इसमें आपका उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए निम्न में से कौन सा लक्षित समूह है? तो आपको बताना है जो पीएम स्वनिधि योजना है ये किसके लिए आपकी शुरू की गई? सीमांत किसान, स्ट्रीट वेंडर, भूमिहीन खेतीहर मजदूर और दूध उत्पादक। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है, बताएंगे सभी। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना ये आपकी कोरोना काल में शुरू की गई, और कोरोना काल में यानी ये वर्ष 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब? आपके वर्ष 2020 में शुरुआत की गई।
पीएम स्वनिधि योजना ये आपके स्ट्रीट वेंडर के लिए चलाई गई, जो रेहड़ी पटरी वाले आपके लोग हैं, तो इनको क्या है, जो आपका बैंक है, बैंक के माध्यम से क्या है आपका 10,000 रुपये का इसमें लोन दिया गया है। तो इस योजना को हम क्या बोलते हैं, पीएम स्वनिधि योजना। तो आपको याद रखना है ये कब शुरू की गई थी, आपकी 2020 में। और इस योजना के द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको लगभग आपका कितना 10,000 रुपये का आपका लोन उपलब्ध कराया गया। तो आप याद रखेंगे किससे संबंधित, स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, स्केलियोडोन, छिपकली, मनुष्य, मगरमच्छ। इनमें से आपको बताना है 2 कक्षीय हृदय किसमें आपका मिलता है। जैसा आप पढ़ते हैं उसके हृदय के बारे में पढ़ते हैं। जो हृदय का जो अध्ययन है वो कौन सी शाखा में आप करते हैं, कार्डियोलॉजी। कौन सी शाखा में करते हैं, कार्डियोलॉजी शाखा में करते हैं। और आप पढ़ेंगे जी मानव जो हृदय होता है, मानव हृदय क्या है, मानव हृदय कितने कक्षों का होता है, मानव हृदय। तो मानव हृदय आप पढ़ते हैं, मानव हृदय कितने कक्षों का होता है, तो इसमें आप पढ़ते हैं कितने कक्षों का होता है, 4 कक्षों का होता है। अब इसमें जो कक्ष वाले ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसमें आप याद रखेंगे कक्ष, एक तरफ आप याद रखेंगे जीव और एक तरफ लिखेंगे हृदय में कक्ष कितने होते हैं, हृदय में कक्ष क्या है आपका जीव, और एक तरफ लिखेंगे हृदय में कक्ष। तो हृदय में कक्ष की संख्या आपकी कितनी है, हृदय में कक्ष की संख्या, ये आप याद रखेंगे। हृदय जीव आप पढ़ेंगे, जीव कौन है, स्तनी। अगर स्तनी वर्ग के जो आपके जीव हैं उनमें कितने कक्षीय हृदय मिलता है, आप याद रखेंगे। जो आपके पक्षी होते हैं, पक्षी में कितने आपका हृदय मिलता है, कितने कक्षा, आप याद रखेंगे। पक्षी हो गया, स्तनी हो गया। आप याद रखेंगे जी उभयचर, उभयचर में कितने आपके कक्ष का हृदय मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे उभयचर में। क्लियर हो गया। उभयचर के बाद आप याद रखेंगे सरीसर्प, क्या है आपका सरीसर्प, जो आपके रेंगने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं सरीसर्प, और उभयचर उनको बोलते हैं जो आपके जल और थल दोनों पे आपके निवास करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जी जो स्तनी है, स्तनी में कितने कक्ष वाला हृदय मिलेगा आपका 4, पक्षियों में कितने मिलेगा आपका 4, उभयचर में कितना मिलेगा आपका 3, और सरीसृप में आपका कितना मिलेगा आपका 3, कितना मिलेगा आपका 3। लेकिन सरीसृप का एक अपवाद है, अपवाद कौन है, अपवाद है इसका मगरमच्छ। कौन है इसका अपवाद, ये आपका सरीसृप है मगरमच्छ। लेकिन मगरमच्छ में आपका कितने कक्षीय हृदय होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसका अपवाद माना जाता है, और इसमें कितने होता है 4, कितना होता है आपका 4। एक और आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है जो केचुआ है, केचुआ एनालिडा संघ का प्राणी कौन, आपका केचुआ। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केचुआ। केचुआ में भी कितने कक्षीय हृदय मिलता है आपका, केचुआ में भी आप याद रख कितने कक्षीय हृदय मिलेगा आपका 4। क्लियर हो गया। अब ये आप पढ़ते हैं जी नेक्स्ट। उसके बाद आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि 2 कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है, 2 कक्षीय हृदय। तो 2 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय। अब यहाँ पे स्केलियोडोन है, छिपकली है, मनुष्य है, मगरमच्छ है। और एक आप याद रखेंगे जो मछली होती है, मछली, मछली में कितने कक्षीय हृदय होता है, 2 कक्षीय हृदय होता है। अब यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन, जो स्केलियोडोन है, स्केलियोडोन ये मछली की एक आपकी प्रजाति है, इसलिए स्केलियोडोन में कितने कक्षीय मिलेगा, स्केलियोडोन में आपका मिलेगा 2 कक्षीय, क्योंकि मछलियों में जो आपका हृदय होता है वो कितने कक्षों का होता है, 2 कक्षों का होता है। कितने कक्षों का होता है, 2 कक्षों का। और आप पढ़ेंगे एक तिलचट्टा का, और याद रखेंगे किसका, याद रखेंगे तिलचट्टा का। तिलचट्टा में आपका कितने कक्षीय होता है, तिलचट्टा में आप याद रखें 13 कक्षीय। कितने होते हैं आपके तिलचट्टा में, ये आपका जो ज्ञात है इसमें शायद सबसे ज्यादा होते हैं तिलचट्टा में, और कितने होते हैं 13 कक्ष आपके टोटल इसमें आपके होते हैं। मानव में पूछा है तो 4 याद रखेंगे, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय। ये मानव का है। मानव का हृदय का जो अध्ययन है कौन सी शाखा में करते हैं, कार्डियोलॉजी में। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप याद रखें 72 बार धड़कता है। कितनी बार, 72 बार धड़कता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सन कार्लसन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये आपके कौन से देश से संबंधित है, जर्मनी, नॉर्वे, रूस, फ्रांस। इनमें से आपको बताना है कि ये कौन से देश से संबंधित है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं किस देश से संबंधित है। मैग्नस कार्लसन, तो आपको बताना है, तो आप याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका नॉर्वे। कौन से देश से संबंधित है, नॉर्वे से। शतरंज आप पढ़ते हैं और कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें कि जो आपकी शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे नाम आप याद रखेंगे, क्या नाम है इसका, फिडे। क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे सी चेस।
तो ये आपको याद रखेंगे फिडे। तो फिडे का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए, फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में। लुसाने में फिडे का हेडक्वार्टर है। और लुसाने आपका कौन से देश में स्थित है? ये आपका देश है स्विट्जरलैंड। और आपसे पूछा जाए जी स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल आप याद रखेंगे क्या है? बर्न। और आपसे पूछे जो शतरंज है, शतरंज जो आपका गेम होता है, शतरंज जैसे आपका ये गेम है, ये शतरंज है, तो शतरंज में आपके जो वर्ग की संख्या है, जैसे ये वर्ग बने होते हैं तो वर्ग की कुल संख्या कितनी होती है? अगर आपसे इस तरीके से पूछ रहा है तो शतरंज खेल में आप याद रखेंगे टोटल कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं आपके? 64 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं आपके? 64 वर्ग। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन करता है? ये आपके सामने ऑप्शन है, और ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, भारतीय बैंक संघ है। इनमें से आपको बताना है कौन सही है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं जी। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ये तरलता का या भारत में जो मुद्रा का आपका नियमन है कौन करेगा? ये करेगा आपका आरबीआई बैंक। कौन सा बैंक करेगा? आपका आरबीआई बैंक इसका आपका प्रबंधन करेगा। क्लियर हो गया? आरबीआई बैंक आप पढ़ते हैं जी, आरबीआई बैंक इसका प्रबंधन करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, नीर में से कौन सा राज्य, नीर में से किस राज्य से पारंपरिक रूप से लोटिया नामक गीत जुड़ा हुआ है? तो लोटिया नामक गीत किससे जुड़ा हुआ है? तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय। इनमें से आपको बताना है लोटिया नामक गीत किससे जुड़ा हुआ है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, बताएं सभी, बताएंगे ये किससे आपका जुड़ा हुआ है। बताएंगे सभी। इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा इसका राजस्थान। क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर होगा इसका राजस्थान। क्लियर हो गया? सही आंसर क्या है आपका? राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, सही आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान। क्या है आपका सही आंसर? राजस्थान। लावड़ी आप पढ़ते हैं, लावड़ी, लावड़ी नृत्य भी आपका बोला जाता है और लोकगीत भी से कहा जाता है। लावड़ी कहाँ पर होता है? लावड़ी होता है आपका कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पे होता है लावड़ी? महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। और एक मेघालय में याद रखेंगे, एक कौन सा आपका? नकरा, और एक आप याद रखेंगे किसंग। नकरा और दूसरा कौन है? किसंग। नकरा और किसंग ये दोनों किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये याद रखेंगे आप मेघालय के। नकरा और किसंग किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इन्हें आप ध्यान रखेंगे। नकरा और किसंग किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका याद रखेंगे कहाँ के? आपके मेघालय के। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वेतन निर्धारित करता है संसद के किसी भी सदन के सदस्यों में से? तो आप बताएंगे अगर संसद के किसी भी सदस्य का वेतन निर्धारित होता है तो कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा, संसद करेगी, भारत के राष्ट्रपति करेंगे, या केंद्रीय वित्त मंत्रालय करेगा? इनमें से आपको बताना है कौन करेगा। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं जी। संसद के वेतन का निर्धारण, तो संसद के वेतन का निर्धारण कौन करेगा? आपका संसद करेगी। कौन करेगी? संसद। और संसद आप पढ़ते हैं कि आर्टिकल 79 में संसद का गठन और संरचना दी गई है। और आर्टिकल 79 में गठन और संरचना में आप याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और कौन है? राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? संसद का। क्लियर हो गया? किसका निर्माण होता है? आपका संसद का। वित्त आयोग आप पढ़ते हैं, वित्त आयोग का आपका गठन कौन से आर्टिकल में दिया गया? 280 में। भारत के राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में? 52 में। कौन से आर्टिकल में? 52 में। ये भी इसमें से आप ध्यान रखेंगे जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में असहयोग आंदोलन में चोरा चोरी कांड आपका हुआ था? ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में असहयोग आंदोलन में चोरा चोरी कांड हुआ था? ऑप्शन है उड़ीसा, संयुक्त प्रांत आप पढ़ेंगे, प्रांतीय हो रहा है, संयुक्त प्रांत, उसके बाद है मध्य प्रांत, और उसके बाद है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। असहयोग आंदोलन में चोरा चोरी कांड हुआ था, तो ये आपका किससे संबंधित है? ये कौन से राज्य में आपका घटित हुआ था? असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा होगा,
ये कब शुरू किया गया था? ये 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो आपकी जो ब्रिटिश आपकी कंपनी है या ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो भारत में शासन चलाया जा रहा है, इसमें क्या है? सहयोग नहीं करना है, असहयोग, मतलब सहयोग नहीं करना है। तो ये असहयोग आंदोलन आपका शुरू किया गया। जो आपका चोरा चोरी कांड ये बाद में घटित होगा, उससे पहले आप पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका घटित होता है, और रोलेक्ट एक्ट आप पढ़ते हैं, रोलेक्ट एक्ट भारत आता है। तो उन सभी के उत्तर में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया और इसे बोलते हैं असहयोग आंदोलन। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए किस फंड की स्थापना की गई थी? तो आप याद रखेंगे जो तिलक स्वराज फंड है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की जल्दी इसमें जैसे आपका आंदोलन शुरू हुआ, इसके कुछ दिन बाद ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने उन्हीं के नाम पर असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए कौन सा फंड स्थापित किया? तिलक स्वराज फंड। ये भी अच्छा आपका क्वेश्चन है, तिलक स्वराज फंड की हमने स्थापना की। आंदोलन आपका चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, अब एक घटना घटित हो जाती है, इसे बोलते हैं आप चोरा चोरी कांड। कौन सी घटना घटित हो जाती है? चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड ये कब घटित हुआ था जी? ये घटित हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब घटित हुआ? 5 फरवरी 1922 को। जो असहयोग आंदोलनकारी थे, इन्होंने एक थाने में आग लगा दी, और एक थाने में आग लगाने के कारण 22 पुलिस वालों की आपकी मृत्यु हो गई इस घटना में। तो इसे बोलते हैं चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड ये आपका कहाँ पे घटित हुआ था? ये हुआ था आपका गोरखपुर में। कहाँ पे आपका? गोरखपुर। और गोरखपुर आपका कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी का पुराना नाम आप सब जानते हैं, यूपी का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। क्या नाम था आपका? संयुक्त प्रांत इसका पुराना नाम था। और संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश आपका कब किया गया? 24 जनवरी 1950। कब किया गया था आपका? 24 जनवरी 1950 में इसका नाम किया गया था आपका उत्तर प्रदेश। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त प्रांत। क्या हो जाएगा? संयुक्त प्रांत। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, फिर आप पढ़ते हैं जी जो चोरा चोरी कांड हुआ है, चोरा चोरी कांड घटित होने के बाद में इसी के 7 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922, तो 12 फरवरी 1922 को कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन आपका वापस ले लिया गया 12 फरवरी 1922 को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्राव करती हैं जो मनुष्य में शारीरिक विकास को नियंत्रित करती हैं? आपको बताना है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हमारे शारीरिक विकास को नियंत्रित करने का कार्य करती है? पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि? इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका सही है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे कौन सा आपका सही है, बताएंगे सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। ये आपका नियंत्रण करने का कार्य करती है। और जितनी भी आपकी ग्रंथि हैं उन सभी ग्रंथियों पर आपका नियंत्रण कौन रखते हैं? पीयूष ग्रंथि। इसलिए क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन क्या आता है? मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आपका? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि आपसे पूछा जाए कौन सी ग्रंथि आपकी? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि आपका कहा जाता है। और आपसे पूछा जाता है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी अगर आपसे पूछे तो आपकी कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में आपके मिलती है और बहुत छोटी सी मटर के दाने के समान आपका इसका आकार होता है, ये होती है पीयूष ग्रंथि। आप पढ़ते हैं जी, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछ रहा है यकृत। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछे, सबसे बड़ी ग्रंथि आप याद रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। आपसे पूछा जाए मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या है? क्या है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण आपका कौन सी ग्रंथि है? तो ये आप याद रखेंगे, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन सा आपका? अग्नाशय। कौन से आपका? अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। क्लियर हो गया? क्या है आपका? अग्नाशय। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? बताएंगे सभी। जाकिर हुसैन, वीबी गिरी, गोपाल पाठक या बीडी जत्ती? बताएंगे। उपराष्ट्रपति आप पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में दिया गया है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद आपका दिया गया है। और आप पढ़ते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? राज्यसभा का
पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसा कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ऐसा सदन कौन है? राज्यसभा। इस सदन का जो अध्यक्ष है तो वो कौन है? उपराष्ट्रपति है। लेकिन उपराष्ट्रपति वास्तव में आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि वोट डाल करके चुना जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। अब यहाँ पे पूछा है दूसरे उपराष्ट्रपति। आप याद रखेंगे दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। और प्रथम उपराष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे आपके? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और आपसे पूछे वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति, सॉरी, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है आपका? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़, ये वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती लगभग विशेष रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है? आपको बताना है ऐसी कौन सी खेती है निम्न में से जो आपकी दक्षिण राज्यों में की जाती है, बताएंगे। ये सब आपके क्वेश्चन दिल्ली पुलिस पेपर के क्वेश्चन है सभी, और दिल्ली पुलिस के जो आपको पूछे गए जो 37 सेट हैं आपके पेपर में, तो उन्हीं में से आपके ये क्वेश्चन है। तो आप सभी हल करने का प्रयास करेंगे, और जो आपका आगे दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा उसमें आपको ये सहायता देंगे सभी, क्योंकि क्वेश्चन लगभग इसी आधार पर आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है किस फसल की खेती लगभग विशेष रूप से दक्षिण राज्यों में की जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो आपने पढ़ा होगा जो कॉफी है, कॉफी का जो उत्पादन है ये कौन से राज्य में होता है? कर्नाटक में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका कॉफी, कर्नाटक। बांस अगर आपसे पूछे तो ये कौन से, ये आपका जो आपका पूर्वी हिस्सा है। आप राज्यों के नाम अगर बात करें तो आप याद रखें पूर्वोत्तर भारत में बांस की खेती आपकी होती है, जहाँ पे ये आपके राज्य मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। नेक्स्ट, कपास अगर आपसे पूछ रहा है, कपास मुख्य तौर पर 2 आपके राज्य हैं, एक कौन सा है? गुजरात, और दूसरा कौन सा है? दूसरा राज्य आपका महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में आपकी कपास की खेती होती है। और आप पढ़ते भी हैं कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है सबसे? काली मिट्टी। आपसे पूछा जाए कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे नागपुर में। कपास अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है आपका? नागपुर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी, चाय आपका कहाँ पे होती है? चाय भारत में 3 आपके विशेष राज्य हैं, एक तो आपका असम है, एक कौन सा आपका? एक आपका पश्चिम बंगाल, और एक कौन सा राज्य है? एक आपका केरल। तो यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। आपसे पूछा जाएगा जो कॉफी है, कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? तो कॉफी में आप याद रखेंगे कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है आपका? कैफीन। और चाय में आपसे पूछा जाए चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? चाय में होता है थीन। बहुत सारे आपके प्रश्न जब थीन नहीं ऑप्शन में हो तब आप कैफीन कर सकते हैं, कैफीन आपका सही होगा। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में धामेक स्तूप स्थित है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। धामेक स्तूप स्थित है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। धामेक स्तूप के बारे में आपको बताना है। धामेक स्तूप आपसे पूछा जाए, धामेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। कहाँ पर आपका? सारनाथ। और सारनाथ आप पढ़ते हैं, सारनाथ आपका कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ पर आपका? वाराणसी में। और आप पढ़ते हैं वाराणसी कौन से राज्य में स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। धामेक स्तूप का जो निर्माण है ये मौर्य वंश के शासक हैं, और मौर्य वंश के शासक कौन है? अशोक। मौर्य वंश के शासक कौन है? अशोक। इनके द्वारा कराया गया। सारनाथ वाराणसी में उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दाइमाबाद नामक चालकोलिथिक संस्कृति स्थल स्थित है? बताना आपको। तो हड़प्पा, जब आप पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, आपने सभ्यता पढ़ी होगी कौन सी? हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में आपने 4 बिंदु पढ़े होंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 बिंदु आप पढ़ते हैं। पूर्व बिंदु आप पढ़ते हैं, पूर्वी बिंदु आपका कौन सा है? पूर्व बिंदु आलमगीरपुर। कौन सा आपका? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में। कहाँ पर आपका? मेरठ में।
और कौन सी नदी के किनारे? नदी आपसे पूछे, नदी आप याद रखेंगे हिंडन। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। पश्चिमी स्थल आपसे पूछे, पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर। कौन सा है? सुतकांगेडोर पश्चिमी स्थल है, सुतकांगेडोर। ये कहाँ पर है वर्तमान में? ये बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान आपका कहाँ पर है? बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और नदी आपसे पूछा जाए, नदी आप याद रखेंगे कौन सी नदी है? दासक। ये दासक समझेंगे, ठीक है, याद ही से है, कभी आप रह समझे इसे। दासक, दासक नदी के किनारे। उत्तरी स्थल कौन सा है? उत्तरी स्थल आप याद रखेंगे मांडा। मांडा आपका कहाँ पर है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी के किनारे? नदी आप याद रखेंगे चिनाब। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब। दाइमाबाद आपसे पूछा है, दाइमाबाद। दाइमाबाद आपका कौन से राज्य में? ये आपका महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। और आपसे नदी पूछे कौन सी नदी के किनारे? नदी आप याद रखेंगे गोदावरी। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी। ये ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी के आपके किनारे। तो आपसे पूछा है किस राज्य में दाइमाबाद नामक चालकोलिथिक संस्कृति स्थल स्थित है? आप याद रखेंगे जी, कौन सा राज्य हो जाएगा? राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। आपको क्लियर याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा जी रोपड़ कहाँ पर? रोपड़। रोपड़ आप याद रखेंगे, रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ आपका पंजाब में। कहाँ पर है? रोपड़ पंजाब में। आपसे पूछा जाएगा आलमगीरपुर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा बारगांव, बारगांव कहाँ पर आपका? उत्तर प्रदेश में। हुलास कहाँ पर है? हुलास, हुलास आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा मंडी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा सनोली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे। तो ये आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख आपके स्थल हैं जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसने अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाने वाले की घोषणा की थी? तो आपको बताना है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई? ये ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड लिथिंगो, या नेक्स्ट आपका ऑप्शन है लॉर्ड विलिंगटन। इसमें से आपको बताना है किसके द्वारा की गई थी अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव एक तो आप ये याद रखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आपका जारी किया गया था 8 अगस्त 1940। कब जारी किया गया था? 8 अगस्त 1940। और अगर आपको इनके कार्यकाल याद है, जैसे आप पढ़ेंगे इनके कार्यकाल क्या है, जैसे लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है, लॉर्ड रीडिंग का आप पढ़ते हैं 1921 से और 1926। लॉर्ड रीडिंग क्या याद रखेंगे। आपसे पूछा लॉर्ड चैम्सफोर्ड का क्या है? 1916 से 1921 लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल है। लॉर्ड लिथिंगो का क्या है? लॉर्ड लिथिंगो का है 1936 से 1943। और आपसे पूछा लॉर्ड विलिंगटन का क्या है? इनका है 1931 से 1936। क्योंकि जो 1900 के बाद वाले हैं उनके सबके कार्यकाल आपको याद होने चाहिए। किसी न किसी पेपर में इस तरीके कोई घटना पूछ ली जाती है तो घटना तो आपको याद है, जैसे चोरा चोरी कांड आपने पढ़ लिया 5 फरवरी 1922 को हुआ, लेकिन किसके शासनकाल में हुआ? लेकिन आपको याद है लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है 1921 से 1926। तो इसलिए आप सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग आपका हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा जी जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आप पढ़ते हैं 13 अप्रैल 1919 में हुआ, लेकिन गवर्नर जनरल याद नहीं है। लेकिन गवर्नर जनरल का कार्यकाल याद है तो आप याद रखें 1916 से 1921, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ। 1900 के बाद वाले सब याद आपको रखने। अगस्त प्रस्ताव पूछा है तो अगस्त प्रस्ताव का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथिंगो। अगस्त प्रस्ताव इसने पेश किया और इसमें कहा गया जो आपकी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से ये विश्वास मत हासिल किया गया कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध आपका चल रहा है इसमें भारतीय लोगों को आप शामिल करें। तो कांग्रेस का इस विश्वास के लिए इन्होंने पत्र जारी किया। उसके बाद में इसी में जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें आपका वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसका विस्तार किया जाएगा और इसमें भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा ज़्यादा मात्रा में। तो ये आपका अगस्त प्रस्ताव था, लेकिन इसका विखंडित कर दिया गया। इसी के बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत होती है और आप पढ़ते हैं पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाता है। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिथिंगो। ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? आपको बताएं लौकी, करेला, कपास, बैंगन। बताएंगे इसमें से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? लौकी, करेला, कपास, बैंगन, इनमें से आपको बताना है।
तो आनुवांशिक रूप से हम कौन सी फसल उगाते हैं? आनुवांशिक रूप से हम उगाते हैं कौन सी फसल है आपकी? कपास। कपास का हम प्रयोग करते हैं आनुवांशिक रूप से। आप पढ़ते हैं जी कपास आपने पढ़ा होगा। कपास अभी मैंने आपको करवाया भी था। ये आपकी 2 राज्य हैं विशेष तौर पे, गुजरात व महाराष्ट्र। यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इसका। वैसे कुछ इलाके आपके हरियाणा के हैं, कुछ आपके राजस्थान के, वहां भी इसका उत्पादन होता है कपास का। कपास आप पढ़ते हैं कपास पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? ये याद रखेंगे। कपास पौधे के, जो रुई होती है, कपास होता है वो पौधे के याद रखेंगे वो कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? बीज से। उसमें आते हैं ऑप्शन तना, पत्ती, फूल, फल। तो आप याद रखेंगे कौन से भाग से? बीज से, क्योंकि जो बीज होता है उसके ऊपर लिपटा रहता है आपका कपास, तो वहां से आप प्राप्त करते हैं। कपास आप पढ़ते हैं कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे नागपुर। और नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये भी इसमें ध्यान रखेंगे। तो आनुवांशिक रूप से कौन सी फसल को उगाने की अनुमति है? ये ध्यान रखेंगे कौन सी फसल आपकी? कपास। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है येमसे नामक जनजातीय त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? आपको बताना येमसे जो त्योहार है ये किस राज्य में आपका बनाया जाता है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे येमसे त्योहार किस राज्य में आपका बनाया जाता है। बताएं सभी, येमसे त्योहार किस राज्य में आपका बनाया जाता है? येमसे त्योहार, इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर होगा इसका नागालैंड। क्या होगा? येमसे त्योहार कहाँ पे बनाया जाता है? यह बनाया जाता है आपका नागालैंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट झरना स्थित है? चित्रकूट झरना आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। चित्रकूट झरना, तो चित्रकूट झरना आप पढ़ते हैं कौन सी नदी पर स्थित है? नदी का नाम है इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी कौन से राज्य में बहती है? ये बहती है आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन सा राज्य आपका? छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है इंद्रावती नदी। क्लियर हो गया? आपको याद रखना है, एक आप जलप्रपात पढ़ते हैं जी, कौन सा है? आपने जलप्रपात पढ़ा होगा हुंडरू। कौन सा? हुंडरू। हुंडरू कौन सी नदी पर आपका? स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी आपके? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। और कौन से राज्य में स्थित है? ये याद रखेंगे कौन सा राज्य है आपका? झारखंड। आपने एक जलप्रपात पढ़ा होगा भंबोली। कौन सा है? भंबोली या भंबावली बोलते हैं, भंबावली या भंबोली बोलते हैं, भंबावली जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर? उरमोदी। कौन सी नदी आपकी? उरमोदी नदी पर स्थित है। और है कौन से राज्य में? राज्य आप याद रखेंगे कौन सा राज्य आपका? महाराष्ट्र। आप क्लियर हो गया? तो हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। भंबावली उरमोदी नदी पर आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। कुंचिकल कौन सी नदी पर है? कुंचिकल आप याद रखेंगे वरही नदी पर। और वरही नदी पर कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कुंचिकल जलप्रपात की अगर आपसे हाइट पूछे कि इसकी हाइट कितनी है जी, जो सबसे ऊंचा इसे माना जाता है, इसकी हाइट है 455 मीटर। कितने मीटर है बताओ? 455 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर हो गया? और आपसे पूछा जाए जी, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछ रहा है, एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कैरो नदी पर स्थित है। कैरो नदी पर आपका कौन से देश में स्थित है? देश आप याद रखेंगे वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कैरो नदी पर। और जलप्रपात का नाम है एंजिल। और इसकी अगर हाइट पूछे 979 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 979 मीटर इसकी हाइट है। ये इतना थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे, ये जलप्रपात से आपसे संबंधित क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? एक बहुत आपका प्रसिद्ध है क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा। क्या है? जोग है या क्या है आपका? गरसोप्पा है या क्या है आपका? महात्मा गांधी। जो गरसोप्पा या क्या नाम आपका? महात्मा गांधी। जो गरसोप्पा या क्या है आपका? महात्मा गांधी। तो ये जलप्रपात आपका कौन सी नदी पर है? आप पढ़ते हैं ये जलप्रपात आपका शरावती। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। और कौन से राज्य में स्थित है? राज्य आप याद रखेंगे, राज्य कौन सा आपका? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। क्लियर हो गया? ये भी इसमें आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन था इंद्रावती नदी पर चित्रकूट झरना, तो ये कौन से राज्य में? राज्य हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे, अगर आपको पेपर एनालिसिस यहाँ पे अच्छा लग रहा हो तो एक बार आप जो आज की क्लास है इसको आप सभी लाइक जरूर कर देंगे। और आपके पास जो भी माध्यम है इसे आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे सभी जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार किसके हाइड्रोग्राफिक कार्यालय द्वारा दिया जाता है? इसमें आपको बताना है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है और पेपर में पूछा है।
क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे और किसी ने नहीं आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है। इतना ही आप पढ़ लें, उसमें आपको बड़ा मुश्किल है कि क्योंकि कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं बिल्कुल अलग से। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, उत्तराखंड नहीं, ये आपका होगा यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन आप कहेंगे। तो इसके द्वारा आपका दिया जाता है, तो ये आपका जल संवर्धन के लिए दिया जाता है, जो जल के क्षेत्र में कार्य करता है उसके लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट नहीं, पेपर एनालिसिस आप पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रबी की फसल नहीं है। और सब क्वेश्चन आपके ये पेपर में जो पूछे हैं बिल्कुल हूबहू वहीं से क्वेश्चन आपके तैयार किए गए। जौ, सरसों, कपास, चना आपको बताना है, रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल आपकी कौन सी होती है? रबी की फसल वो होती है जो आप अक्टूबर नवंबर में सोइंग करते हैं। कब सोइंग करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। और ये कब काट ली जाती हैं? ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। कब काट ली जाती हैं? मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में हम बोते हैं इनको। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये रबी की फसलें। तो रबी की फसलें जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे गेहूं है, गेहूं रबी की फसल है आपका गेहूं। आप पढ़ेंगे जौ है आपका, चना है, मटर है, सरसों है। तो ये सब आपकी किसकी फसलें? ये सब आपकी रबी की फसलें। रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। तो यहाँ पे देख रहे हैं जौ भी ऑप्शन में है, सरसों भी है, चना भी है, लेकिन कपास नहीं है। कपास वास्तव में किसकी फसल है? यह आपकी खरीफ की फसल। किसकी फसल है? आपकी खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? खरीफ की वो फसलें होती हैं जो आप जून जुलाई में बोते हैं। कब बोते हैं? जून जुलाई में बोते हैं। और उसके बाद में कब काटते हैं इनको? अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। ये सब आपकी खरीफ की फसलें कहलाती हैं जो गर्मी के मौसम में आप बोते हैं। तो जैसे आपका धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ये सब आपकी किसकी फसलें कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी खरीफ की फसलें। कैसी फसलें कहलाती हैं? आपकी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। कैसी फसलें कहलाती हैं? खरीफ की फसलें आपकी कहलाती हैं। तो आज का पेपर एनालिसिस था, और पेपर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।